नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं शशांक सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं आप और हमसे जुड़ी सबसे बड़ी खबर, जो कि पेट्रोल डीजल के दाम है, जिसमें एक बार फिर से आज लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी हो गई है। आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 10 मार्च को उसके नतीजे आ गए थे। 137 दिन बाद कल पहली बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई 80 पैसे, और अब लगातार दूसरा दिन है आज जब 80 पैसे एक बार फिर से बढ़ोतरी हो गई है। देश के 4 महानगरों की बात करें, दिल्ली में आज से पेट्रोल 97 रुपए 1 पैसे, डीजल 88 रुपए 27 पैसे। वहीं मुंबई में पेट्रोल 111 रुपए 67 पैसे, कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपए 34 पैसे, चेन्नई में पेट्रोल 102 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हो गया है। ये भी बता दें कि कल भी पेट्रोल डीजल की कीमतें 80 पैसे लगभग के करीब बढ़ी थी। और सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ रही कच्चे तेल की कीमतों के चलते भारतीय तेल कंपनियां रोजाना के हिसाब से अब पेट्रोल डीजल की दरें तय करने की तैयारी में हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु शेखर मिश्रा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, कल हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे जब पहली बार 4 नवंबर के बाद ये पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी। हम जानते हैं विधानसभा के चुनाव खत्म हुए हैं, नतीजे आ गए हैं, लेकिन एक फैक्टर जो अहम है वो ये कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग जारी है और उसके चलते कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। जी शशांक। जी जी हिमांशु। निश्चित तौर पर देखिए, अनिश्चितता बढ़ी है अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में। मैं कच्चे तेल की कीमतें देख रहा था, लगातार पिछले 3-4 दिनों से $108, $109, फिर वो बढ़ के $119 तक उनकी कीमत हुई है। और यही एक ट्रेंड रहा है पिछले 3-4 महीनों से। आप देखिए, यूक्रेन युद्ध से पहले भी कच्चा तेल जो है एक वक्त काफी महंगा हो गया था, और इस पूरे दौरान में एक करीब 138 दिन हो चुके हैं 4 नवंबर के बाद। ये दूसरा रिवीजन है, तो यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे दौर में, यानी ये जो करीब 4.5 महीने का जो दौर रहा है, उसमें कच्चा तेल $82 प्रति बैरल के आसपास था 4 नवंबर को पिछले साल, और आज उसकी कीमत $118-119 के आसपास है। तो $36 के करीब की बढ़ोतरी हुई है कच्चे तेल की कीमत में। और आप उसको अगर प्रतिशत के तौर पर देखें तो 45% से ज्यादा कच्चा तेल महंगा हुआ है 4 नवंबर के मुकाबले। और इसलिए आप देखिए कि जो प्राइस रिविजन अभी किया गया है, ऐसा लगता है कि बहुत स्पष्ट है, जिसका जिक्र आपने भी किया, कि एक इंक्रीमेंटल जो डेली प्राइस रिविजन की व्यवस्था है उसके आधार पर ये कीमतें बढ़ाई जा रही है। मैं आंकड़े देख रहा था, पिछले 2 साल में शायद किसी भी एक दिन 80 पैसा प्रति लीटर की बढ़ोतरी नहीं की गई है पेट्रोल या डीजल में दिल्ली में। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो क्वांटम है डेली इंक्रीज का, वो भी पिछले 2 साल में शायद सबसे ज्यादा है पिछले 2 दिनों में। शशांक, शुक्रिया शुक्रिया हिमांशु इस जानकारी के लिए। जो अहम बात हिमांशु बता रहे हैं वो ये कि जो खबर अब है जो सूत्रों के हवाले से, वो ये कि अब ये प्रतिदिन जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से वो दरें तय हो सकती हैं। तो ये आने वाले दिनों में और भी महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल। रुख करते हैं महाराष्ट्र का। प्रवर्तन निदेशालय ने उद्धव ठाकरे की पत्नी के भाई के खिलाफ कार्रवाई की है। श्रीधर पाटंकर, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई ईडी की। ठाणे में श्रीधर पाटंकर के 11 फ्लैट सील कर दिए गए हैं। ईडी ने पाटंकर की 6 करोड़ 45 लाख की संपत्ति को भी सील कर दिया है। पुष्पक बुलियन कंपनी की हेरा फेरी के मामले में एक्शन लिया है ईडी ने। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। वहीं संजय राउत जो नेता है शिवसेना के, उनका कहना है कि राजनीतिक बदले की भावना से ये कार्रवाई करवाई गई है। इस प्रकार की एक्शन जहां बीजेपी के शासन नहीं है या बीजेपी सत्ता से दूर हो गई है, ऐसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे राज्यों में इस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसी जोरदार तरीके से कार्रवाई कर रही है।
और बड़े राज्यों में लगता है ईडी ने अपना कार्यालय बंद कर दिया है, जहां गुजरात हो। सबसे बड़ा बैंक घोटाला, बैंक फ्रॉड इतिहास का गुजरात में हुआ है, शिपयार्ड। अब तक एक भी आरोपी को ना बुलाया है, ना अरेस्ट की है, ना उनकी संपत्ति कुर्क की है। लेकिन महाराष्ट्र में ये सब कुछ चल रहा है। ममता बनर्जी के भतीजे और सम्मानीय सांसद अभिषेक बनर्जी और उनके पत्नी को भी इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन ना बंगाल झुकेगा, ना महाराष्ट्र टूटेगा। तो ये महाविकास आघाड़ी सरकार को महाविकास सरकार के आघाड़ी के सरकार के जो प्रमुख स्तंभ है, उनको इस प्रकार से आप दबाव में लाकर, अगर आप अब ये मानते हैं कि ये सरकार गिर जाएगी और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो आप नींद से जाग उठे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट करके महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर का मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला, फर्जी कंपनियां बनाकर घोटाला, ईडी ने उनकी संपत्तियां सील की, घोटालेबाजों को छोड़ेंगे नहीं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ठाणे शहर में नीलांबरी प्रोजेक्ट के 11 फ्लैट जब्त करने की कार्रवाई ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल जिस फ्लैटों पर कार्रवाई की गई है उसमें श्री साईं बाबा निर्माण कंपनी का भी स्वामित्व है और ये जो कंपनी है इसके मालिक हैं श्रीधर पाटनकर। श्रीधर पाटनकर जो हैं वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भाई हैं, यानी कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री के जो साले हैं उनकी कंपनी पर ये कार्रवाई की गई है। इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। पहले से ही राज्य बनाम केंद्र की लड़ाई चल रही है। ईडी और आईटी पर के गलत इस्तेमाल का आरोप केंद्र पर और बीजेपी पर लग रहा है और बीजेपी यहाँ पर मुंबई पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में ये एक बड़ी कार्रवाई होते दिख रही है कि कहीं न कहीं सीधे सीएम यानी मुख्यमंत्री से के परिवार से जुड़े शख्स पर यहाँ पर कार्रवाई की गई है। दरअसल ईडी का कहना है कि साल 2017 में ही पुष्पक बिलियन एक कंपनी पर कार्रवाई हुई थी जिस पर आर्थिक हेराफेरी का आरोप लगा था। उसमें नंद कुमार चतुर्वेदी का एक नाम आया था। उस नंद कुमार चतुर्वेदी पर बेनामी कंपनियां बनाने का आरोप है और उसी नंद कुमार चतुर्वेदी से आर्थिक लेन देन की जानकारी श्रीधर पाटनकर के साथ मिली है और जिसके तहत मामले की जांच करने के बाद ये कार्रवाई की गई है। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट किया है कि घोटालेबाजों की अब खैर नहीं। वहीं पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहा है और उन्होंने कहा है कि ये राक्षसी प्रवृत्ति की जा रही कार्रवाई है। जो राजनीतिक पार्टियां बीजेपी के सामने झुकती नहीं हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, जहां की सरकारें झुकती नहीं हैं, उनके खिलाफ इस तरह से राजनीतिक बदले की कार्रवाई की जा रही है और हम इनका सामना करने के लिए तैयार हैं। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। खबर उत्तराखंड से। पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आज दोपहर 2:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिस्सा लेंगे। इससे पहले कल धामी के आवास पर उनके समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते नजर आए। अब खबर बस्तर के सुकमा जिले की, जहां जो माओवादी हिंसा के लिए अक्सर खबरों में रहता है। एक दिन पहले भी CRPF जवान पर माओवादी हमले की खबर आई थी। कल हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने एक अलग खबर दी है कि कैसे सुकमा के आदिवासियों ने वहां के कलेक्टर का घेराव किया है। आदिवासी समाज के नेतृत्व में हजारों किसान
कलेक्टर विनीत नंदनवार को हटाने की मांग को लेकर सामने आए। पंजाब की नई सरकार और नए मुख्यमंत्री जब से सत्ता में आए हैं तब से वो अपने चुनावी वादों को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं और अब ग्रुप सी और ग्रुप डी के 35,000 कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि अगले विधानसभा सत्र से पहले इस मामले पर ड्राफ्ट बना कर दें। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान सरकारी विभागों में काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों या ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था। हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कुछ मुस्लिम संगठनों ने कर्नाटक में एक शांतिपूर्ण बंद बुलाया। इस बंद को कर्नाटक हाईकोर्ट की अवमानना मानते हुए एक वरिष्ठ वकील ने अदालत से मुस्लिम संगठनों के खिलाफ कार्रवाई मुकदमा दर्ज करने की इजाजत मांगी। एक रिपोर्ट। 17 मार्च का ये बंद कर्नाटक हाईकोर्ट की अवमानना है, ऐसा मानना है हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ वकील एनपी अमृतेश का। मुस्लिम धर्मगुरुओं और संगठनों ने हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद बंद की अपील की थी और 17 मार्च को बंद हुआ भी था। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हुई, इस तरह की बातें कही गई, वह क्रिमिनल इमिटेशन के अलावा और कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। इसलिए मैं चाहता हूं कि अवमानना का मामला चलाया जाए। Initiate the criminal contempt against those petitioners and the organization who have given the call for the Karnataka Bandh. इस बंद को तकरीबन सभी मुस्लिम संगठनों ने समर्थन दिया और इस पर अमीर शरीयत कर्नाटक ने भी अपनी मुहर लगाई थी। मुस्लिम संगठन बंद को अदालत की अवमानना नहीं मानते। हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था उसकी वजह से मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंची थी और अपने गम का इजहार करना और अपने दर्द का इजहार करना कोई गैर आईनी नहीं है और इसी तरह न कोर्ट के लिए हम हद के इज्जत के दायरे में आते हैं, बस एक खामोश बंद था। अब कर्नाटक हाईकोर्ट को यह तय करना है कि अवमानना का मुकदमा चलाना है या नहीं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।